नमस्कार दोस्तों, कैमियन प्लस में आपका स्वागत है। चलिए आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज बोहर थ्योरी अप्लाई टू। बोहर की थ्योरी हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है या फिर हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स के लिए क्या है एप्लीकेबल होती है, जो इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर हाइड्रोजन की जैसे बन सकते हैं वो उनके लिए ये एप्लीकेबल है। तो बोहर थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर द स्पीसीज हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट लाइक हाइड्रोजन एटम। डज द स्पीसीज He वन पॉजिटिव, एक देके हीलियम के पास वन बच जाएगा तो हाइड्रोजन की तरह हो गया। बेरिलियम 3 देके कैसा बन जाएगा, कैसा बन जाएगा ये बेरिलियम 1 पॉजिटिव, 1 रहेगा इसके पास इलेक्ट्रॉन तो ये भी हाइड्रोजन की तरह हो जाएगा। लिथियम के पास 3 होते हैं, 2 दे देगा तो 1 रह जाएगा। तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्ट्रक्चर्स के लिए होता है जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, लेके या दे के रह जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई I2 इज लेस सॉल्युबल इन H2 बट मोर सॉल्युबल इन Ki। नीचे देखिए मैंने आंसर लिखा हुआ है, आयोडीन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन, अच्छा 2 बार प्रिंट हो गया है ये, नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज लेस सॉल्युबल इन पोलर मॉलिक्यूल वाटर। एक्चुअली जो नॉन पोलर होते हैं ना, नॉन पोलर जो कंपाउंड्स होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं वो नॉन पोलर जो सॉल्वेंट होता है उसी में डिज़ोल्व होते हैं, और जो पोलर होगा वो पोलर में ही डिज़ोल्व होगा। तो ये नॉन पोलर है तो कैसे ये पोलर वाटर में डिज़ोल्व हो सकता है ना, ये तो नहीं हो सकता, इसलिए ये इनसॉल्युबल है। क्योंकि ये क्या करता है, देखिए जो यहाँ पर ये देखिए मैंने, ये आपको 12 लग रहा होगा, सॉरी ये I2 है। ठीक है, I2, इसको मैं सुपर स्क्रिप्ट डालना भूल गई, कोई बात नहीं। चलो I2 प्लस Ki जो है वो आपस में रिएक्शन करके Ki3 बना लेते हैं, और जो कि क्या नहीं हो पा रहा है, डिजॉल्व नहीं होगा इसमें, ये सॉल्युबल रिएक्शन कर जा रहा है ना। और K और I3 आयंस जो होते हैं ये आपस में इस तरह के आयंस बनते हैं। Ki3 में अगर आयंस पूछें तो K पॉजिटिव और I3 जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, इसने आपस में रिएक्शन कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा होगा ये, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2। आप एक काम कीजिएगा, ये लास्ट का हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट का देखिएगा, जो लास्ट होता है। तो डी ब्लॉक का क्या होता है, 3d 0 to 10 होता है ना, 0 to 9 कह सकते हो, और लास्ट में 4s 1 to 2 होते हैं। तो इसमें 3d इनकम्प्लीट है, लास्ट शेल तो कंप्लीट हो, लास्ट जो सब शेल है वो कंप्लीट है लेकिन डी इनकम्प्लीट है। तो डी इनकम्प्लीट है, इसका मतलब ये कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब काउंट कर लो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, देखो 2 2 4 10 12 18 20 22, और 22 किसका होता है, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22। तो ये टाइटेनियम है। ठीक है, डी ब्लॉक का टाइटेनियम है। विच हाइड्रोकार्बन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसमें से ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन एंड इथेन। इसमें पेंटेन होगा, एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं ना इसमें, देखो सब में आप देखो ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन में कार्बन कम है, पेंटेन में सबसे ज़्यादा है। तो वो लिक्विड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहेगा। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो लिक्विड फॉर्म में वो रहेगा। विच वन इज़ द डी ब्रोंगली इक्वेशन। देखिए इसमें आप पहचानने की कोशिश कीजिए डी ब्रोंगली इक्वेशन होती क्या है। पहले तो आप ये आपको पता होना चाहिए कि डी ब्रोंगली इक्वेशन क्या होती है। H इज इक्वल्स टू, अब कुछ याद है तो बताइए क्या होता है, H/mv होता है ना, आपको लिख के बताती हूँ। ठीक है, H इज इक्वल्स टू, यहाँ पे नहीं तो उसी जगह पे लिखती हूँ, H इज इक्वल्स टू लैम्डा इज इक्वल्स टू H/mv। ठीक है, और जो mv होता है ना, ये हम 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो mv है वो क्या हो जाएगा, H/p हो जाएगा, है ना। तो इसमें ऑप्शन देखिएगा एक बार, ऐसा कुछ है क्या H/p, H/p तो नहीं है, नहीं है ना H/p। क्या करें बताओ, तो एक काम करें, p को ऊपर ले आएं। अगर हम ऊपर लाते हैं तो लैम्डा इज इक्वल्स टू H p-1, लेकिन इन्होंने तो सारे H इज इक्वल्स टू निकाले हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको H के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब कि हमने लैम्डा इज इक्वल्स टू किया है ना, तो अगर हम H इज इक्वल्स टू करते हैं तो क्या होगा, लैम्डा अपॉन पी। लैम्डा अपॉन पी कुछ है दिख रहा है ऐसा, लैम्डा अपॉन पी होना चाहिए, या पी माइनस में आ रहा हो, हाँ ये है ना, ये देखो लैम्डा अपॉन पी है ना, तो पी को ऊपर ले आओ, ये देखो ये वाला। ठीक है ना, कोई दिक्कत। हमने क्या किया, ये जो फॉर्मूला था
ये H अपॉन एम वी को P बना दिया, है ना। और उसके बाद जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और H इक्वल्स टू निकालते हैं तो लैम्डा इंटू P हो जाएगा, है ना। होगा या नहीं होगा बताइए, करके देखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट लो डेंसिटी पॉलीमर। लो डेंसिटी पॉलीमर जैसे पॉलीथीन वगैरह होता है ना, पॉलीथीन वो लो डेंसिटी पॉलीमर होते हैं, वो हार्ड नहीं होते। सबसे बड़ी बात है, पॉलीथीन को देख लीजिए, वो हार्ड थोड़ी है। बाकी तो हाईली ब्रांच्ड ही होते ही हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते ही हैं, टफ भी होते हैं, तभी तो हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक को, लेकिन हार्ड नहीं होते ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि CH3 होल ट्वाइस SiCl इज यूज ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ ऑर्गेनोसिलिकेट वाई। तो ये कह रहा है कि जब भी पॉलीमराइजेशन होती है सिलिकॉन की ना कंपाउंड की, तो ये क्यों डाला जाता है। इसको डालने का रीज़न ये है कि ये पॉलीमराइजेशन मतलब एडिशन होता है ना, एडिशन होता है, तो इसको डालेंगे ना तो एडिशन कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही Cl है, ये एक ही तो Cl है। ये Cl वाटर से रिएक्शन करके OH बनाएगा। अगर 2-3 होते तो क्या होता, पॉलीमराइजेशन चलती रहती आपस में, ये जुड़ते रहते, मॉलिक्यूल जुड़ते रहते, होता ना ऐसा। लेकिन यहाँ पे एक ही Cl है और ये रिएक्शन करके एक ही OH बनाएगा, तो क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगी पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम डाइस वाले चैप्टर में ये आते हैं। तो अगर हम देखें तो ये जो ऑक्सोक्रोम्स होते हैं, जो क्रोमोफोर होते हैं ना, क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम मैं बताती हूँ आपको। जो ऑक्सोक्रोम होते हैं वो जो होते हैं एटम्स होते हैं जो कि क्रोमोफोर से जुड़ते हैं ये, और जो क्रोमोफोर के एबिलिटी होती है ना कलर एब्जॉर्ब करने की, उसको बढ़ा देते हैं। ऑक्सोक्रोम्स कौन होते हैं, एटम्स होते हैं, जो कि ग्रुप ऑफ एटम्स कह सकते हो आप, जो कि किससे अटैच होते हैं, क्रोमोफोर से अटैच होते हैं, और ये उसकी एबिलिटी को बढ़ा देते हैं। क्रोमोफोर की जो लाइट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है उसको बढ़ा देते हैं, कलर एक तरीके से कलर को डार्क कर देते हैं, है ना। और ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ऑक्सोक्रोम ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनमें कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 या 2 या 3 कितने भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे, जैसे OH है, NR2 है, COOH है, ये क्या है, ऑक्सोक्रोम्स होते हैं। और क्रोमोफोर क्या होते हैं फिर क्रोमोफोर क्या होता है, क्रोमोफोर वो होते हैं जो एक्चुअली जो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, कलर, जो किसी भी चीज़ का कलर देते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कलर। लेकिन उस कलर को अगर आपको डार्क करना है या उसकी एबिलिटी को बढ़ाना है, मॉडिफाई करना है, तो ऑक्सोक्रोम ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा हो सकता है, अगर हम ये क्रोमोफोर की बात करें ना, तो वो जो C++C हो गया, C++C हो गया, CO हो गया, और C++N हो गया, ये जिनमें पाई बॉन्ड होते हैं ना, ये जो होते हैं ये क्रोमोफोर्स होते हैं। वो क्या होता है, क्रोमोफोर्स होते हैं। तो इसमें बता सकते हैं क्रोमोफोर्स कौन होंगे और ऑक्सोक्रोम कौन होंगे। देखिए, क्रोमोफोर्स ये तो एक ऑक्सोक्रोम है और ये एक क्रोमोफोर है, लेकिन इनकी क्रोमोफोर पहले आ रहा है ना, तो ये पहले आना चाहिए था। इनकी वो चेंज हो गई, पोजीशन चेंज हो गई है। डबल बॉन्ड है इसमें, तो ये क्रोमोसोम है, इसमें ये एक ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये इनकी पोजीशन चेंज हो गई। क्रोमोफोर पहले ये आएगा फ्रेंड्स, है ना, ये वाला पहले आएगा, तो ये पेयर इसका सही होना चाहिए। इसकी पोजीशन चेंज कर लीजिएगा जब आप नोट्स बनाएंगे तो, ठीक है। इसको पहले लिख लीजिएगा, इसको बाद में लिख लीजिएगा। चलिए, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म आफ्टर डिहाइड्रेशन ऑफ मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है मैलोनिक एसिड के डिहाइड्रेशन से। देखिए, CH2 होल ट्वाइस COOH, CH2 COH होल ट्वाइस, ये क्या है, मैलोनिक एसिड होता है ना। इसमें जब इसको डिहाइड्रेशन करेंगे ना तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकलेंगे और P4O10 की प्रेजेंस में होगा, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड कार्बन सब ऑक्साइड बनता है। अभी कार्बन सब ऑक्साइड क्या होता है, ये
मेंबर ऑफ एलीन होते हैं, ये मेंबर ऑफ एलीन्स होते हैं। एलीन्स तो पढ़ा होगा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ये जो होता है ना रिड्यूसिंग एजेंट, जो ये मेटलर्जी होता है ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। उसके अलावा ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो मैं आपको बताऊँ इसे कैसे लिखा जाता है। देखिएगा, कार्बन सब ऑक्साइड, ठीक है ना। चलिए करते हैं सी, 3 सी है ना इसमें और 2 ओ है। इस तरीके से ये लिखा जाता है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी ओ का होल ट्वाइस। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। ये काम क्या आता है, वही बोला रिड्यूसिंग एजेंट के काम में ये आता है। मेटलर्जी में रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। और इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि ये जो डाइज होता है ना, उनकी मतलब ये जो फर होता है ना, फर उनमें डायफिनिटी को बढ़ाता है। मतलब उनमें कलर वगैरह, जो कलर जब करते हैं ना फर में, तो उसकी कैप अच्छा, मतलब उसको ये अच्छा वो करते हैं, अच्छा कलर देते हैं अगर इसको डाल दिया जाए कार्बन सब ऑक्साइड को, ठीक है। टू इम्प्रूव डाई एफिनिटी ऑफ द फर, टू इम्प्रूव वी कैन से डाई एफिनिटी ऑफ फर, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, ये देखिए ये गलती से हो गया। हाँ, सब्सटेंसेज विच एट वेरी लो टेम्परेचर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है सेमी सुपर कंडक्टर, विच इज़ वेरी लो टेम्परेचर अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो कम्प्लीटली फ्रीली थ्रू इट। मतलब कि अगर किसी कंडक्टर की को बहुत ठंडा कर दिया जाए, लो टेम्परेचर कर दिया जाए, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाती है फ्रीली, मतलब विदाउट एनी रेजिस्टेंस रहता ही नहीं है। तो सोचो कितनी ज़बरदस्त इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो होता होगा उसमें से। वो सुपर कंडक्टर्स इनको कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? सुपर कंडक्टर्स। उसके अलावा ये कह सकते हो कि द स्टेट ऑफ मैटर विद नो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। फ्लो करंट विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का लॉस भी बिल्कुल नहीं होता है। रेसिस्टेंस की वजह से क्या होता है, गर्मी पैदा होती है ना, तो जब रेसिस्टेंस ही नहीं होगा तो गर्मी कैसे पैदा होगी, और गर्मी नहीं पैदा होगी तो लॉस ऑफ एनर्जी भी नहीं हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आज के क्वेश्चंस इतने ही। कल फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आती हूँ। तब तक आप इनको पढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय।